हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं पीटी 365 पॉलिटी विजन आईएएस का करंट अफेयर और इसमें हम ऑलरेडी पहले 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा और उसके बाद आता है ये 6 टॉपिक। आज हम करेंगे 6 टॉपिक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस एंड बिल और देखते हैं कि कितना ज़्यादा कर सकते हैं, ये पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस और बिल्स में, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसमें क्या किया है? अम, इसमें 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में एंड असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब क्योंकि ये 106 अमेंडमेंट एक्ट है, तो देखिए कुछ जो अमेंडमेंट एक्ट्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, बोथ फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2015 में आया था, वो किससे रिलेटेड था? इट इस्टेब्लिश द एक्सचेंज ऑफ सम टेरिटरीज बिटवीन द बांग्लादेश एंड इंडिया। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट था, वो किस किस लिए रिलेटेड था? जीएसटी, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया था। एंड 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 2019 में, इसने एक्सटेंड कर दिया था 10 years डेडलाइन फॉर द सेसेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड एसएलएस फॉर मेंबर्स ऑफ एस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कब तक? 25 जनवरी 2030। 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि इट रिस्टोर्स द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो यहाँ पे क्लासेस नहीं होगा, सिर्फ बैकवर्ड होगा। प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, इसके इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वाले एक्ट में। तो देखिए आर्टिकल 239 AA जो है उसको अमेंड किया गया है। इसमें दिया गया है रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। पुडुचेरी को नहीं दिया है इसमें, ठीक है, तो हम दिल्ली का याद रखेंगे। आर्टिकल्स जो इंसर्ट किए गए हैं वो है आर्टिकल 330A एंड आर्टिकल 332A। रिजर्वेशन दिया गया है 1/3 of seats for women in the Lok Sabha and State Legislative Assembly respectively. 330A for Lok Sabha and 332A for State Legislative Assembly. It also includes reservation of 1/3 seat for women under seats reserved for SCs and STs under Article 330 and Article 332. Article 334 बोलता है the act provision shall come into effect after delimitation following the first census after the commencement of the act। ये कहता है कि जो आने वाला सेंसस होगा उसके बाद ये जो है एक्ट है इफेक्ट में आएगा। अच्छा, इसमें एक सनसेट क्लॉज भी है, वो बोलता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वीमेन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15th ईयर। ठीक है, एक्सपायरी ऑफ 15th ईयर। हालांकि इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू। पीरियडिक रोटेशंस ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन आफ्टर सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन। The act won't affect any representation in existing legislative assemblies and Lok Sabha until their dissolution. Recently न्यूज में क्यों है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2023 वर इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें भी चाहिए रिजर्व 33% of seats for women in the Jammu and Kashmir and Puducherry Assembly respectively। ठीक है, तो क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा था कि दिल्ली में हुआ और अभी पुडुचेरी असेंबली में भी
इनेक्ट कर दिया गया है पार्लियामेंट के थ्रू। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्या कहता है? ये बोल प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इस अमेंडमेंट को इस एक्ट के अमेंडमेंट को असेंट दिया है। देखिए 2002 में आया था और अभी अमेंडमेंट किया गया है 2022 में। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 का ऑब्जेक्टिव है कि एक लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स इन मोर देन वन स्टेट और फैसिलिटेट करना वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ cooperatives as people's institution based on self-help and mutual aid। कैबिनेट ने अप्रूव किया 3 नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द एक्ट 2002, नेमली नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ है और हम इसके एक्ट के कुछ पढ़ लेते हैं, फीचर्स क्या है। अमेंडमेंट में बोला गया है कि इस्टेब्लिशमेंट होगा कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का, जिसमें चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे एंड अप टू 3 मेंबर्स जो होंगे एंड जो कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट। अमलगेमेशन एंड डिवीजन हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसने अलाउ कर दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कि वो मर्ज कर जाए इनटू एन एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक फंड भी किया गया है एस्टेब्लिश्ड टू रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड, रेस्ट्रिक्शन ऑन रिडेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी शेयर्स हेल्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी रिडीम्ड विदाउट द शेयर होल्डर अप्रूवल। मतलब इसमें क्या है, शेयर होल्डर का अप्रूवल होना नेसेसरी है, तभी आप रिडीम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। कंप्लेंट्स का रिड्रेसल कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एक और एक से ज्यादा कोऑपरेटिव ombudsman विद टेरिटोरियल jurisdiction, और जो अपील है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ombudsman में बी फाइल्ड विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार, ठीक है। किसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा कोऑपरेटिव ombudsman, और इनके अगेंस्ट जो है अपील आप कितने कर सकते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रार को। कंपोजिशन क्या होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? मैक्सिमम 21 डायरेक्टर होंगे। अच्छा, और उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इंक्लूजन होना जरूरी है एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मेंबर का और 2 वीमेन का। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? देखिए वॉलेंट्री एसोसिएशंस होती हैं इंडिविजुअल्स की, जिसमें वो लोग आपस में जुड़ते हैं जिनकी कॉमन नीड्स होती हैं, जिससे कि वो अचीव कर सके अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और ये स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं कोऑपरेटिव्स, ये हम ध्यान रखेंगे। कौन का हमें ऐसा नहीं है हम सोचें कि कोऑपरेटिव है तो मे बी कॉन्करेंट में आते हो, नहीं कॉन्करेंट में नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। एंड महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश। एग्जाम में आ सकता है यूपी के कि यूपी का कौन सा नंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो सेकंड नंबर है इंडिया में। ये पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ मेंशन है, जैसे कि बोल दिया था एग्जाम में दे दिया था उन्होंने, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्ट 9 बी भी दिया था एंड 7th शेड्यूल। तो हम ये चारों बहुत ध्यान से रखेंगे। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी में कहीं भी नहीं है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं मेंशन है, बाकी 7 शेड्यूल में है जो कि स्टेट लिस्ट में आता है। और आर्टिकल 19(1)(c) बोलता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 43(b) जो कि डीपीएसपी है, इसमें बोला गया है टू मेक राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अ फंडामेंटल राइट। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू करा गया था, इंपॉर्टेंट है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। पार्ट 9(b) it deals with incorporation term of members of board and its office bearer
एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9 बी एक्सटेंडेड फ्रॉम आर्टिकल 243 जेड टू 243 जेड टी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज विद ऑपरेशन इन मोर देन वन स्टेट। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने असेंट प्रोवाइड कर दिया है इस एक्ट के अमेंडमेंट को। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, बेस में भी क्वेश्चन आता है और यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी ऐसे पूछ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन दे देगा और स्टैट्यूटरी दे देगा, तो कौन सी बॉडी है। इट रेगुलेट पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर प्रोविजन ऑफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। मिनिस्ट्री कौन है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। विजन है इसका टू इंश्योर करना गुड एंड हेल्थी एंटरटेनमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 एंड सिनेमाटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल 1983। कंपोजिशन क्या होगा ये हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कंसिस्ट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड चेयरमैन, जिन्हें कौन अपॉइंटमेंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी सबको। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए कि 9 रीजनल ऑफिस है। और पढ़े इसके बारे में, देखिए तो इसने अमेंड किया है सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 को, enacted to make provision for certifying cinematograph films for exhibition and regulating exhibitions using cinematographs. एक्ट प्रोवाइड करेगा establishing the central board of film certification for certifying films for exhibition. Such certification may be subject to modification or deletion. बोर्ड रिफ्यूज भी कर सकता है एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स को। की प्रोविजंस क्या है? एक तो देखिए एज बेस्ड सर्टिफिकेशन होता है। एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेशन अंडर यूए कैटेगरी। यूए इज विदाउट रेस्ट्रिक्शन बट सब्जेक्ट टू गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन, जिसमें दिया है 7+, 13+ एंड 16+। और ये एज बेस्ड सर्टिफिकेशन जो है ये क्या है? ओनली रिकमेंडेटरी है। ठीक है, यू का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। एंड यूएई ये वाला दोनों आप देख लीजिएगा, एस इज फॉर ओनली टू मेंबर्स ऑफ एनी प्रोफेशन और क्लास ऑफ पर्सन। सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर टेलीविजन और अदर मीडिया फिल्म विद एन ए और ए सर्टिफिकेट विल रिक्वायर a separate certificate for an exhibition on television or any other media prescribed by the central government. सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है? सर्टिफिकेट विल बी परपेचुअली वैलिड एज अपोज टू द प्रेजेंट वैलिडिटी ऑफ 10 years। अब इस वाले पॉइंट में हम ये देख लेते हैं, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, केस दे देते हैं या फिर ऐसा बोल देते हैं कि कौन सा केस है वो रिलेटेड है सीबीएफसी के से रिलेटेड। तो केस आप देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। केएम शंकरप्पा केस है और इसने क्या किया है? फिल्म पायरेसी को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। पेनल्टी क्या है? कैटेगराइजेस पायरेसी एज अ criminal offense, imposing penalty of up to 3 years in prison, a fine amounting to 5% of the film's production or both। तो ऐसा थोड़ा सा देख लीजिएगा ये चीजें, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली हुए हुए हैं अमेंड ये एक्ट, तो एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया। आजकल ओटीटी रेगुलेशन बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, ओटीटी मतलब क्या आ जाता है? जैसे कि हमारा ये नेटफ्लिक्स है और जो भी हम ऑनलाइन चीजें देखते हैं आजकल मोस्टली एप्स के थ्रू ना, वो आ जाता है। रिसेंटली डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल हैज रिकमेंडेड punitive action on an OTT over the top platform invoking the information technology rule 2021। इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान देख ली, एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि ओटीटी में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, वो देख लीजिएगा। और इसके बारे में पढ़े तो डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल के बारे में,
तो इसे सेटअप किया गया था अंडर द एजिस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इट इज रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इट इज एन ऑफिशियल रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे हम कि इट इज अ इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑनलाइन क्रिएटेड कंटेंट प्रोवाइडर। एम क्या है? रिट्रेसल मैकेनिज्म इंश्योर करना एंड बैलेंस बिटवीन द addressing your complaint fairly and showcasing content without ad hoc intervention। अभी जो करंट मैकेनिज्म है ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया, वो क्या है? कुछ लॉज जैसे कि इंफॉर्मेशन एक देखिए ऐसे जो एक्ट है ना, इसका आप वो याद रख लेंगे यार। जैसे आईटी एक्ट कब आया था? 2000 में आया था। इंडियन पीनल कोड कब आया था? 1860 में आया था। एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1986 में, जिसने हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू द कंटेंट जनरेटेड। इन लॉज को एप्लीकेबल कर दिया जाता है जो भी जनरेट होगा कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उन पर। रूल्स gave the Ministry of Information and Broadcasting the task of regulating content on OTT and online platform। अच्छा, ये चीज देखने लायक है कि इसमें क्या है ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद ही अपने कंटेंट को सेल्फ क्लासिफाई करेंगे 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में, और उसमें कौन कौन सा? यूनिवर्सल में 7+, 13+, 16+ और एडल्ट। पेरेंटल लॉक का भी है इसमें, जो कि क्लासिफाइड हो जाता है 13+ और हायर में। को रेगुलेशन अप्रोच ना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है वो मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ग्रांट किया एसेंट टू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को। 2018 में एक तो देखिए कुछ भी आ जाए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड तो उसमें हम ये वाला केस जरूर याद रखेंगे, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्राइवेसी है वो क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने प्रपोज किया था ड्राफ्ट ऑफ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 में, ठीक है। हम बात करते हैं डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में। तो वही है, इसमें क्या एम होगा? ऑब्वियस सी बात है, रेगुलेट करना प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा while ensuring individual right to protect their data। It protects personal data by providing the obligation of data fiduciaries। Fiduciaries कौन है? That is person, companies and government entities who processes data for data processing। The rights and duties of data principal, that is the person to whom the data relate। Financial penalties for breach of right, duties and obligation। Applicability क्या है इस एक्ट की? प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया इन डिजिटल फॉर्म और इन नॉन डिजिटल फॉर्म, और प्रोसेसिंग करना पर्सनल डाटा की आउटसाइड इंडिया अगर वो ऑफर कर रहा है गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया। बट इट डज नॉट अप्लाई टू द दिस केस। जहाँ एक्सेप्शन आ जाते हैं वो चीज़ हम बहुत ध्यान से देखते हैं। पर्सनल डाटा प्रोसेस फॉर एनी पर्सनल यूज, पर्सनल डाटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय data principal to whom such personal data relate, any other person who is under legal obligation to make such personal data publicly available। कंसेंट के बारे में बात कर लें तो पर्सनल डाटा may be processed only for the lawful purpose after obtaining the consent of the data principal, ठीक है।
मतलब जिस पर्सन का डाटा यूज किया जा रहा है उसी के कंसेंट पर पर्सनल डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, लॉफुल पर्पस के लिए। और इसमें क्या है, पर्सन के पास राइट हो सकता है कि वो विड्रॉ कर देगा अपना कंसेंट किसी भी टाइम। कंसेंट कब नहीं होगी रिक्वायर? ऑब्वियसली बात है, ऐसे केसेस जिसमें कि प्रोविजंस ऑफ बेनिफिट और सर्विसेज द्वारा गवर्नमेंट, मेडिकल इमरजेंसी एक्सेट्रा। अगर कोई चाइल्ड है और पर्सन है विद डिसेबिलिटी, कंसेंट जो है कौन प्रोवाइड करेगा? पेरेंट और लीगल गार्जियन। और इस एक्ट ने बोला है कि एक इस्टेब्लिश किया जाएगा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और की फंक्शंस क्या होंगे इस बोर्ड के? मॉनिटर करना कंप्लायंस एंड इम्पोजिंग पेनाल्टीज, डायरेक्टिंग डाटा fiduciaries टू टेक नेसेसरी मेजर्स, हियरिंग grievances मेडेड बाय द अफेक्टेड पर्सन। और बोर्ड मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा? सॉरी, बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट करा जाएगा 2 साल के लिए एंड विल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और अपील की जाएगी अगेंस्ट इट डिसीजन, किसे? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये जो ऐसे बोर्ड वगैरह होता है ना, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम इस चीज़ को देख लेंगे। एंड राइट्स ड्यूटीज ऑफ डाटा प्रिंसिपल क्या होंगे? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, सी करेक्शन। डाटा प्रिंसिपल मतलब जिसका डाटा यूज हो रहा है। ग्रीवांस रिड्रेसल, राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन टू एक्सरसाइज राइट इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। और वॉलेशन ऑफ ड्यूटीज पनिशेबल विद अ पेनल्टी ऑफ अप टू 10,000। मतलब किस केस में? अगर डाटा प्रिंसिपल ने कोई भी फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट करी है यूज। ऑब्लिगेशंस क्या है? डाटा फिड्यूसरी, डाटा फिड्यूसरी मतलब जो कि एंटिटी जो डिटरमाइन कर रहा है पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग। एंश्योर करना एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, बिल्ड करना रीजनेबली सिक्योरिटी, ऑब्वियस सी बात है जिसका आप डाटा यूज कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जिससे कि वो डाटा ब्रीच ना हो सके। इन्फॉर्म करना डीपीबीआई को एंड अफेक्टेड पर्सन को इन केस देयर इज अ ब्रीच। इरेज करना पर्सनल डाटा as soon as the purpose has been made and retention is not necessary for legal purpose. What is significant data fiduciary? Central government may notify any data fiduciary as significant data fiduciary based on factors such as volume and sensitivity of personal data processed, risk to the right of data principle, potential impact on the sovereignty and integrity of India, security of the state, risk to the electoral democracy and public order. मतलब significant data fiduciary क्या है? वो डाटा किसी पर्सन का जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है इन केसेस में, ठीक है? तो ये भी आई थिंक आप एक बार देख लीजिएगा। SCA will have certain additional obligation including appointing a data protection officer and an independent data auditor and undertaking इम्पैक्ट असेसमेंट, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? थोड़ा इसमें ये इश्यूज है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट भी कंसर्न कर रहा है, रिस्क कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है अपॉइंट करना पड़ेगा। कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशन तो है ही। एक अपॉइंट करेंगे हम डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर। एग्जम्पशंस क्या है? राइट्स ऑफ डाटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डाटा fiduciary एक्सेप्ट डाटा सिक्योरिटी विल नॉट अप्लाइड इन स्पेसिफिक केसेस। कौन से केसेस के में अप्लाई नहीं होगा? फॉर नोटिफाइड एजेंसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, जहाँ जहाँ बात हो जाती है हमारे सिक्योरिटी, सोवरेंटी और पब्लिक ऑर्डर की, वहाँ वहाँ मोस्टली एक्ट्स और बिल्स एग्जेम्प्टेड हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा स्टेट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चलेगी, ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी देखी जाएगी, हमारा देश पहला, हमारी सिक्योरिटी पहले। फॉर रिसर्च एंड अचीविंग और स्टैटिस्टिकल पर्पस, फॉर स्टार्टअप्स और अदर नोटिफाइड कैटेगरीज, टू इन्फोर्स लीगल राइट्स एंड क्लेम, हमारे जो लीगल राइट्स है उन्हें, प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू परफॉर्म जुडिशियल और रेगुलेटरी फंक्शन, टू प्रोसेस इन इंडिया पर्सनल डाटा ऑफ नॉन रेसिडेंट अंडर फॉरेन कॉन्टैक्ट।
Processing of personal data of children. While processing the personal data of child, data fiduciary must not undertake processing that is likely to cause any detrimental effect on well-being of child. मतलब क्या है, अगर कोई चिल्ड्रन का पर्सनल डाटा यूज करा जा रहा है तो कब नहीं करा जाएगा यूज, जब बच्चे के वेलबींग पर कोई इफेक्ट डाल सकता है डाटा, तब ट्रैकिंग और बिहेवियरल मॉनिटरिंग और टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग नहीं की जाएगी बच्चे की। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर बिल अलाउज द ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट टू द कंट्री रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, पर्सनल डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया, बट एक्सेप्ट टू द कंट्री रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। पेनल्टीज एक्ट स्पेसिफाई पेनल्टीज फॉर वेरियस ऑफेंसेस सच एज up to rupees 200 crore for non-fulfillment of obligation for children and 250 crore for failure to take security measure to prevent data breaches। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कितने करोड़ कितना क्या, बस इतना याद रखिए कि पेनल्टीज हैं यहाँ पे अगर डाटा ब्रीच होता है तो। नेक्स्ट डिजिटल सर्विस एक्ट। European Union has confirmed the name of 19 platforms that will subject to its online content rule under the Digital Service Act DSA। DSA क्या है, एक फर्स्ट ऑफ अ काइंड रेगुलेटरी टूल बॉक्स है ग्लोबली जो कि सेट करेगा बेंचमार्क फॉर रेगुलेटरी अप्रोच टू ऑनलाइन इंटरमीडिएट। अब इसमें क्या है डिफरेंस देख लेते हैं हम क्या है। देखिए जो डीएसए है ना, डिजिटल सर्विस एक्ट, वो अफेक्ट करेगा गेटकीपर प्लेटफॉर्म को जैसे गूगल, अमेजन एंड मेटा, और कवर करेगा नीड फॉर यूजर कंसेंट बिफोर पर्सनल प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा फॉर टारगेट एडवर्टाइजिंग। बेसिकली इसमें क्या है, यूरोपियन यूनियन ने 19 प्लेटफॉर्म के जो डाटाज है ना पर्सनल, वो लोगों के ले लिए हैं जिससे कि वो एक टारगेट एडवर्टाइजिंग कर सके ऑनलाइन कंटेंट के। ठीक है, यही इशू है इसमें। जैसे कि अब हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन द ईयूज डीएसए एंड इंडियाज आईटी रूल 2021। तो इंडियाज के रूल में क्या है, इट इज अप्लाइड टू सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, डिजिटल न्यू पब्लिशर्स एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। बट जबकि डीएसए अप्लाई करता है वाइडर रेंज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इन यू इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री से बाहर भी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिर पढ़ लेते हैं क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। तो सबसे पहले है भारतीय न्याय संहिता 2023। सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि इसने किस चीज़ को रिप्लेस किया है, इंडियन पीनल कोड जो कि आया था 1860 को रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। प्रोविजंस देख लेते हैं। ठीक है, इसने क्या किया है कि फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस को एक पनिशमेंट की तरह यूज किया है। कोई मतलब छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं ना उनमें कम्युनिटी सर्विस की जो है सजा वो दी जाएगी। और इंक्रीज कर दिया है इसने थ्रेशोल्ड फॉर गैंग रेप बिटवीन विक्टिम्स टू बी क्लासिफाइड एज अ मेजर फ्रॉम 16 to 18 years of age। इट ऑल्सो क्रिमिनलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन बाय डिसीटफुल मीन और मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस। मतलब आप झूठे वादे करके अगर किसी वुमेन का फायदा उठा रहे हैं तो वो भी उसे भी क्रिमिनलाइज करता है। It removes the offense of sedition and instead penalize the following। ठीक है, penalize कर दिया है जैसे कि exciting और attempting to excite, secession, armed rebellion और subversive activities, encouraging feeling of separatist activity, अगर कोई encourage कर रहा है feelings जो कि separatist activities की हो, और endanger कर रहा है sovereignty और unity and integrity of India। और इसने डिफाइंड किया है ऑर्गेनाइज क्राइम को जैसे एज एनी कंटिन्यूइंग unlawful activity including kidnapping, extortion, contract killing and land grabbing, cybercrime, etc. Murder or grievous hurt by a group on the ground of race, caste or community, sex, place of birth, language or personal belief. Each member of such group shall be punished with death or life imprisonment and a life in case of murder, imprisonment for
term of up to 7 years and a fine in case of grievous hurt. नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसने रिप्लेस क्या किया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को किया है। और इसके 2023 के इसके की प्रोविजंस क्या है, देखिए इधर इतना बैकग्राउंड वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि इसे फर्स्ट इनेक्ट किया गया था 1861 में और बाद में सब्स्टिट्यूट किया गया था 1872 और 1882 के कोड से। की प्रोविजंस क्या है अभी न्यू जो आया है संहिता, इसके अकॉर्डिंग इसमें जो है ना डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स का क्या है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स जो हैं, जो जो पहले जो जिन्होंने क्या किया है 1/3 मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट कर लिया, उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा बॉन्ड पे। और अगर किसी अक्यूज ने स्पेंड करा है अपना हाफ ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड फॉर एन ऑफेंस, ही शैल बी रिलीज बाय द कोर्ट ऑन बेल। लेकिन ये कौन से ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं होगा, जो कि ऑफेंसेस पनिशेबल होंगे बाय डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड द पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स होंगी पेंडिंग मोर देन वन ऑफेंस की। बोला है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज इन सर्टेन केसेस इंक्लूडिंग रेप केस। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो मैंडेटरी कर दिया फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद एटलीस्ट 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। स्पेसिमेन इसने एम्पावर किया है मजिस्ट्रेट को टू ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन एंड वॉइस सैंपल। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। देखिए ये यूपीपीसीएस का ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया था, 1872 में आया था। इतना बैकग्राउंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जो अभी है 2023 का उसकी की प्रोविजंस देखेंगे। उन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो कि एविडेंस की तरह यूज़ किए जाएंगे, उनका सेम लीगल इफेक्ट होगा जो कि होगा एज अ पेपर रिकॉर्ड। अलाउ कर दिए उन्होंने ओरल एविडेंसेस जो कि लिए गए हों इलेक्ट्रॉनिकली। जॉइंट ट्रायल्स की बात की गई है। एक जॉइंट ट्रायल उसे बोला जाएगा ट्रायल ऑफ मोर देन 1% फॉर द सेम ऑफेंस act at that a trial of multiple person where an accused has absconded or has not responded to an arrest warrant will be treated as joint trial। इसमें इस वाले देखो पैरा में स्पेशल एंड लोकल लॉज में मुझे ये लाइन ही इम्पोर्टेंट लगी एग्जाम के पर्पज से कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है एज द वन विच जिसमें कि कोई भी ऑफिसर इंचार्ज हो पुलिस स्टेशन का वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड इफेक्ट अरेस्ट विदाउट वारंट। और कॉग्निजेबल ऑफेंस एक तरीके से नॉन बेलेबल ऑफेंस भी होते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसको अमेंड किया गया है किसको, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। इसकी बात करें तो 1969 एक्ट की, तो इसने क्या किया था, प्रोवाइड किया था अपॉइंटमेंट ऑफ अ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चीफ रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार टू बी अपॉइंटेड इन एवरी स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एरिया रेस्पेक्टिवली। देखिए रजिस्ट्रार कहाँ होगा रिस्पॉन्सिबल, लोकल एरिया में, और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट में। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। प्रोवाइड्स टू एन obtain an extract from the register related to any birth or death in respect of the birth or death occurring in a house, it is a duty of the head of the house। किसकी ड्यूटी होगी, हेड ऑफ द हाउस की। और हॉस्पिटल में अगर हुआ है बर्थ और डेथ तो किसकी होगी, मेडिकल ऑफिसर की। जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होगा रिस्पॉन्सिबल होगा रिपोर्टिंग के लिए। एंड देखिए ये वाला जो ये तीनों पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या बोला गया था कि एक बर्थ सर्टिफिकेट obtain किया जा सकता है विदाउट द नेम ऑफ द चाइल्ड। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, नाम तो जरूरी है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ फॉल्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। और ये एक्ट को अमेंड नहीं किया गया था अभी तक, मतलब जो 1969 वाला है था, अब 2023 में इसको अमेंड किया गया है। Database of birth and death. It add that Registrar General of India will maintain a national database of registered birth and death. Chief Registrar and Registrar will be obligated to share data of registered birth and death to the national database. The Chief Registrar shall maintain
or similar database at the state level also. इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराने की बात की गई है इसमें। इन द केस ऑफ बर्थ एंड डेथ लिंक किया जाएगा आधार को, जिससे कि टू कलेक्ट आधार नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन। कनेक्ट किया जाएगा अदर डेटाबेस जैसे कि पॉपुलेशन रजिस्टर्स, इलेक्टोरल रोल और राशन कार्ड एक्सेट्रा को। अच्छा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा एग्जाम के पर्पज से। अपील प्रोसेस, कोई भी पर्सन aggrieved by an action or order of the registrar or district registrar may appeal to the district registrar or chief registrar respectively within 30 days. नेक्स्ट आता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2023। प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एसेंट प्रोवाइड किया है प्रेस एंड रजिस्ट्रार ऑफ पीरियोडिक बिल 2023, जो कि रिपील कर रहा है एक कॉलोनियल इरा लॉ को, जो है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867। बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, ये जो सारे एक्ट्स हैं ना, ये हम कर चुके हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में। और टॉपिक है हमारा प्रेस डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए, उसी का शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 कौन लेके आया था इसे? लॉर्ड बैलेंसी लेके आए थे। क्यों? टू साइलेंस द प्रेस बिफोर अ पोटेंशियल फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया। और इसे हटाया किसने था? लॉर्ड हेसिंग ने हटाया था। लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 1823 लाया गया था अंडर जॉन अडम्स। और ये ऑर्डिनेंस का ड्रैकोनियन प्रोविजन ये था कि नो वन कुड स्टार्ट और कंटिन्यू टू यूज अ प्रेस विदाउट अ रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी था। और देखिए, जो राम मोहन राय का मिरातुल अकबर जो था, वो इस एक्ट के अंडर सीज हो गया था पब्लिकेशन के लिए। प्रेस एक्ट ऑफ 1835 कौन लेके आया था? मैकअफे लेके आए थे। और इसमें बहुत सी लिबरेशंस थी, इसलिए मैककेफे को क्या बोलते हैं? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते हैं। इसी वजह से क्या हुआ था, 1835 से 1857 में इंडियन वर्नाकुलर प्रेस ने एक बहुत ही रैपिड ग्रोथ शो करी थी, क्योंकि बहुत सी लिबरल लॉज पास की थी मैककेफे ने इंडियन प्रेस के लिए। लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 क्यों आया था? ड्यू टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इसने क्या कर दिया था? लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन कर दिए थे इम्पोज इन एडिशन टू द प्री एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, और अगर आपने कुछ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला या कुछ भी ऐसा छापा, तो आपका जो प्रेस का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें ये बोला गया था। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 अंडर जॉन लॉरेंस, ये एक्ट ने मैंडेटरी कर दिया कि एवरी आर्टिकल ऑफ प्रिंट टू हैव द नेम ऑफ द प्रिंटर होना चाहिए, पब्लिशर होना चाहिए, एंड द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन जहाँ पे वो प्रिंट हुआ है। अब बात करते हैं रिसेंट जो पीआरपी एक्ट हुआ है 2023 का, इसके की प्रोविजंस के बारे में। देखिए, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि periodicals do not include books or scientific and academic journals. Books are outside the purview of the act. अब हमें लगेगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियोडिकल एक्ट है, तो बुक्स का भी मे बी हो इसमें। कोई भी बुक, साइंटिफिक एंड एकेडमिक जर्नल इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। फैसिमाइल, फैसिमाइल उसे बोलते हैं कोई फॉरेन पीरियोडिकल है जिसे प्रिंट करा जा रहा हो इंडिया में। तो क्या है फैसिमाइल? फैसिमाइल एक एग्जैक्ट रिप्रोड्यूशन, मतलब आप कॉपी कर रहे हो ओरिजिनल की इंडिया में, तो उसे कैसे अप्रूव किया जाएगा? बाय द प्रियर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। And also, this act allows the publisher of a periodical to obtain a registration certificate by filing an online application with the Press Registrar General and the specified local authority. पीआरपी एक्ट 2023 बोलता है, अलाउ करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिंटिंग प्रेसेस टू बी सबमिटेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। और ऑल्सो अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड। हाँ, पीआरपी एक्ट 2023 ने एम्पावर किया प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को कि वो सस्पेंड कर दे और कैंसिल कर दे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑल्सो अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट। और ऑब्वियस सी बात है, जहाँ भी हमारी सिक्योरिटी इंडिया की आ जाएगी, वहाँ पे ये एक्ट कोई भी मोस्टली जो एक्ट है वो अलाउ नहीं होते हैं, एंड दिस विल नॉट बी अलाउड टू पब्लिश अ पीरियोडिकल।
नेक्स्ट आता है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने असेंड दिया टेलीकॉम बिल 2023 को और इसने रिप्लेस किया 138 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राम एक्ट। अब देखिए यूपीपीसीएस में क्या रहता है ना, वो ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो पूछ लिया था कि कितने साल बाद ये चेंज हुई है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 138 साल बाद रिप्लेस किया गया है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में आया था, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 में आया था और टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950 में आया था। और इसने अमेंड किया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 को भी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, लग रहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बट नहीं आया। तो इस बार ये इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से थोड़ा गूगल करके आगे यूपीएससी लिख के पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं की प्रोविजन ऑफ द एक्ट की। तो क्या बोलता है ये, स्पेक्ट्रम एलोकेशन विल बी थ्रू ऑक्शन एंड फॉर स्पेसिफाइड यूजेस ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। Specified purposes include in national security and defense, disaster management, weather forecasting, transport, satellite service. For the first time, administrative allocation will be done of spectrum for the satellite broadband service in line with global norm. TRAI एक्ट में क्या अमेंड किया गया है कि जो चेयरपर्सन है उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 30 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और मेंबर्स का 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एजुडिकेशन प्रोसेस बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजुकेटिंग ऑफिसर टू कंडक्ट इंक्वायरिंग अगेंस्ट सिविल ऑफेंस। क्या देखिए ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंक्वायरीज अगेंस्ट सिविल ऑफेंसेस। अब इसमें क्रिमिनल ऑफेंस भी ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द कम्युनिटी इन कनेक्शन टू ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन में बी फाइल्ड विद टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल टी सेट विद इन 30 डेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाली लाइन कि जो यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड है उसे रीनेम करके क्या कर दिया गया है, डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है एंड ऑल्सो अलाउ इट यूजर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरनेट शटडाउन। देखिए इंटरनेट शटडाउन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि कहीं ना कोई स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि प्रोटेस्ट को कर्व करने के लिए इंटरनेट शटडाउन का यूज़ किया जाता है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की है किसने, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एंड ह्यूमन राइट वॉच ने, जिसने बोला है कि सबसे ज़्यादा अब तक पिछले 3 सालों में शटडाउन इंटरनेट शटडाउन यूज़ हुए हैं टू कर्व प्रोटेस्ट। Currently, the suspension of telecom services including internet shutdown is governed by, किसके द्वारा गवर्न होते हैं, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल 2017, जो कि नोटिफाइड है किसमें, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1855 में। 2017 रूल्स प्रोवाइड करते हैं टेम्पररी। देखिए जो इंटरनेट शटडाउन होते हैं ना वो परमानेंट नहीं होते, सिर्फ टेम्पररी होते हैं इन और ग्राउंड ऑफ पब्लिक इमरजेंसी अप टू 15 डेज एडवांस। सिर्फ 15 दिन तक लगातार कर सकते हैं आप, 15 दिन से ज़्यादा लगातार नहीं कर सकते जो इंटरनेट शटडाउन है। एंड ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट सर्विसेज इंडेफिनेटली इज इन परमिशेबल अंडर रूल्स 2017। सस्पेंशन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अ टेम्पररी ड्यूरेशन ओनली। एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग द इंटरनेट अंडर सस्पेंशन रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और पूछ लेता है कि जो इंटरनेट जो शटडाउन है वो हमारे कौन से आर्टिकल को, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो किसको करता है, आर्टिकल 19 को करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट को वायलेट करता है अगर शटडाउन किया जाता है तो। कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ लेते हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 में बोला है कि कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं इनके रूल्स में, जिसमें बोला है कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क को मोर बिज़नेस फ्रेंडली बनाया जाएगा
और जिससे क्या है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छे से हो सके। सेक्शन ऑफ द एक्ट फॉर रीएक्सामाइन एंड वर डिक्रिमिनलाइज थ्रू द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023। इम्प्रिजनमेंट प्रोविजंस जो होते हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं मॉनिटरी पेनल्टी से। अब जो है जेल नहीं होगी, मॉनिटरी पेनल्टीज लगेंगी और अदर नॉन मॉनिटरी मेजर्स लाइक एडवर्सरी और वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास हुआ है बाय द पार्लियामेंट और उन्होंने बोला है कि जो एक्ट ऑफ टाउट है उसे पनिशेबल बनाया जाए। कहा है कि एवरी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जो जज कैन फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ टाउट और ऐसे जो पर्सन जिनका लिस्ट में नाम हो उन्हें एक्सक्लूड किया जाए फ्रॉम द एंट्रिंग कोर्ट प्रेमिसेस। Tout refer to a person who either proposes to procure the employment of a legal practitioner इसके रिटर्न में पेमेंट के रिटर्न में। नेक्स्ट इज कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 टू इंक्वायर इनटू इंसिडेंट ऑफ वायलेंस इन मणिपुर सॉरी मणिपुर। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है कमीशन टू मेक इंक्वायरी इनटू एनी मैटर रिलेटेबल to any of the entries enumerated in list 1 and list 3 of schedule 7। कौन से लिस्ट 1 है लिस्ट 3 दैट इज यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जबकि स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में अपॉइंट। और कमीशन ऑफ इंक्वायरी के पास पावर होगी सिविल कोर्ट की। नेक्स्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने सस्पेंड कर दिया है केयर इंडिया का फॉरेन फंडिंग लाइसेंस क्योंकि उन्होंने वायलेशन किया था एफसीआरए का। एफसीआरए इनेक्ट हुआ था ड्यूरिंग इमरजेंसी इन 1976 टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस टू इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन, जिससे कि वो क्या करे फंक्शन कर सके कंसिस्टेंट मैनर में विद द वैल्यू ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बस इतना ही है इसमें। एनिमी प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जो एसेट हेल्ड और मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ एन एनिमी सब्जेक्ट और एन एनिमी कंपनी। एनिमी एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म मीन्स एक पर्सन एक कंट्री who or which was an enemy under the this act डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, जैसे कि पाकिस्तान हो गया हमारा, ठीक है। टू एडमिनिस्टर दिस प्रॉपर्टीज द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1968। और कौन एम्पावर करता है? द लॉ एम्पावर की है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज इन इंडिया सेपी को, जो कि किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा किसको एम्पायर किया है, तो किसको किया है? कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज इन इंडिया। और ये किसके अंडर आती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब बोल देगा कुछ भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ठीक है। कौन करेगा? मैनेज करेगा सेपी एंड प्रिजर्व कर देगा द एनिमी प्रॉपर्टीज इन इंडिया। अच्छा 2017 में एनिमी प्रॉपर्टीज अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट इनेक्ट हुआ, जिसने अलाउ किया ट्रांसफर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फ्रॉम द एनिमी टू द अदर पर्सन। मतलब कोई पर्सन है जो कि एनिमी है और वो अपनी एनिमी प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन पे ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज। लोकपाल के बारे में न्यूज़ है। देखिए लोकपाल हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट होगा। जो टर्म है लोकपाल लोकायुक्त का किसने कॉइन किया था? फर्स्ट एल एम सिंघवी जी ने किया था। फर्स्ट यूज इन रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। लोकपाल क्या है? एक नेशनल एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है जो कि कंप्लेन को लुकआउट करेगा अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, जो कि डिफाइंड है अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। According to the Act, there shall be director of inquiry not below the rank of joint secretary who shall be the appointed by the government। और क्या करेगा? To conduct preliminary inquiry refer to the CVCs by the लोकपाल। लोकायुक्त के बारे में पढ़े तो लोकायुक्त जैसे लोकपाल सेंटर में है उसी तरीके से लोकायुक्त का होता है
अपॉइंटमेंट स्टेट में, दे शैल हैव jurisdiction over CM, MLAs, all state government employees and certain private entities, including। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम ध्यान रखेंगे। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका कंपोजिशन पूछ लिया जाता है कि लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, लोग कितना कंपोजिशन में कितने मेंबर्स हैं, पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे। चेयरपर्सन को मिला के कितने हैं, 9 मेंबर्स हैं, और चेयरपर्सन को हटा के 8 मेंबर्स हैं। तो लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन और कितने, मैक्सिमम 8 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए और 50% शैल बी फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन। टेन्योर ऑफिस का कितना है चेयरपर्सन और लोकपाल का, 5 ईयर का टर्म है, और एज कितनी होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए, सबके लिए यही है। सिलेक्शन कमेटी, देखिए सिलेक्शन कमेटी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन कमेटी पूछ लिया जाता है। चेयरपर्सन और लोकपाल मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट। देखो सबसे पहले क्या है, कौन अपॉइंट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट। सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी क्या कंस्टिट्यूट करेगी, एक तो देखिए प्राइम मिनिस्टर है, अपॉइंट करेगा कौन, या प्रेसिडेंट, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है उनके चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, एंड लोकसभा स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो उनके नॉमिनी, और एक एमिनेंट जूरिस्ट, जिसे नॉमिनेट करेगा कौन, प्रेसिडेंट, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ पैनल। तो ये इंपॉर्टेंट है। As per Lokpal Act of 2013, Department of Personnel and Training need to create a list of candidates who are interested to become the chairperson। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग एक लिस्ट करेगी प्रिपेयर उन मेंबर्स की, उन कैंडिडेट की जो कि इंटरेस्टेड हैं चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ लोकपाल बनने में। अब इसमें ये देखिए, ये एक स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि जो क्वालिफिकेशन होंगी चेयरमैन की, जो सेलेक्ट करेंगे लोकपाल, क्या होंगी। तो देखिए ये वाले चेयरपर्सन की बात की गई है इसमें, ठीक है, बता देते हैं हम, ये वाले चेयरपर्सन की बात की गई है, कंफ्यूजन हो गई। तो या तो वो कौन होने चाहिए, या तो आइदर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, या तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए, या तो एक एमिनेंट पर्सन होने चाहिए, और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू द एंटी करप्शन पॉलिसी, या तो पर्बेट, या तो लॉ, या बैंकिंग एंड मैनेजमेंट। तो उसमें एग्जाम में यही यहाँ पे इन्होंने 10 इयर्स का एक्सपीरियंस डाल दिया था, तो वही ऑप्शन गलत था, बाकी दोनों ऑप्शन सही थे। टाइमलाइन फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, 60 days फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एंड 6 months फॉर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द CBI। और ये पीरियड को 6 मंथ के लिए एक्सटेंड भी कर सकता है लोकपाल ऑन अ रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम CBI। पावर्स क्या है विद रेस्पेक्ट टू CBI, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी investigation agency including CBI for cases referred to them by Lokpal। Transfer of officers of CBI investigating cases referred by Lokpal would need approval of Lokpal। रिमूवल कैसे होता है, देखिए रिमूवल क्या होगा, लोकपाल मेंबर और चेयरपर्सन कौन करेंगे, इन्हें अपॉइंट भी करते हैं प्रेसिडेंट, और रिमूव भी प्रेसिडेंट करेंगे आफ्टर इंक्वायरी बाय सिलेक्शन कमेटी। फॉर दैट एक पेटिशन साइन की जाएगी एटलीस्ट, जिसमें 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन करेंगे। लोकपाल का जुरिस्डिक्शन क्या है, देखिए ये ना सब पे वो होता है, प्राइम मिनिस्टर पे भी अप्लाई होगा, मिनिस्टर्स, MP, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई भी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी जो कि रिसीव करती हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अबव 10 लाख। नेक्स्ट है हमारी न्यूज डिलिमिटेशन कमीशन। अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंटर से टू सेट अप अ फॉरेस्ट डिलिमिटेशन कमीशन टू एंश्योर अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटीज स्पेसिफाइड एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एज मैंडेटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। डिलिमिटेशन इन इंडिया कब कब सेटअप हुआ था, है इंडिपेंडेंस से
1952, 1963, 1973 एंड 2002। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फ्रोज कर दिया इस लिमिटेशन को एक्सरसाइज को until the first censor after 2000 was published. In 2002, the 84th constitutional amendment further extend the freeze for 25 years till 2026. ये क्वेश्चन आया था आपके बिहार पीसीएस में कि कब तक किया था 2026 में, और ये क्वेश्चन एक स्टेट पीसीएस में और आ चुका है उसके बाद कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था और कितने साल के लिए किया गया था फ्रीज, तो 25 साल के लिए किया गया था। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 82 कहता है पार्लियामेंट इनैक्ट्स आर डिलिमिटेशन एक्ट और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन numbers and boundaries of the Lok Sabha and state assemblies after every census. And इसका डिसीजन फाइनल होगा एंड अनचेंजेबल इन एनी कोर्ट, कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। द कॉपीज ऑफ इट्स ऑर्डर आर लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न बट नो मॉडिफिकेशंस आर परमिसिबल। कोई भी देखो, कॉपीज ऑफ ऑर्डर तो वो लोग देंगे पार्लियामेंट में, लेकिन कोई भी मॉडिफिकेशन परमिसिबल नहीं है। मतलब एक फॉर्मेलिटी है एक तरीके से बोल देना। कंपोजिशन क्या होगा डिलिमिटेशन कमीशन का, इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जज होंगे जो कि करंट है या फिर रिटायर्ड है, एक्ट करेंगे चेयरमैन की तरह, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और एन इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय हिम एंड हर रेस्पेक्टिव, या और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन हो रहा है वहाँ के रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। देखिए ईडी है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस बार, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो थर्ड एक्सटेंशन दिया गया है ईडी को चीफ को, वो इनवैलिड है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये दिस इज अ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, पहले तो हम यही याद रखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1942 में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कंपोजिशन हेडेड बाय द ईडी डायरेक्टर, जिसे अपॉइंटेड किया जाता है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ सीबीसी एक्ट 2003। टेन्योर कितना, 2 साल होना चाहिए, और इन्हें 3 एनुअल एक्सटेंशन भी दिए जा सकते हैं। फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर एक्ट 2018। देखिए ये तीनों जो एक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बेसिस के हिसाब से एज इट इज पूछ लिया जाता है। आगे आपको ईयर दे दिया जाएगा कि कौन से ईयर मैच करिए। ठीक है, पावर्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, क्या पावर्स है, तो वो सीज कर सकते हैं एसेट को। पावर टू समन, सेम पावर है सिविल कोर्ट रिकॉर्डिंग्स डिस्कवरी इंस्पेक्शन प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस समन। पावर टू अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एंड अरेस्ट कर सकते हैं फॉर वायलेशन ऑफ पीएमएलए 2002 और फेमा 1999 विदाउट वेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्मल एफआईआर बाय पुलिस। रिकॉर्ड एडमिसिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द ईडी ऑफिशियल कैन बी admitted as evidence in court, and also recovery of fines, penalty and areas of penalty fugitive under the foreign exchange management act। ठीक है, देखिए इसमें ना यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं, बट इसी से रिलेटेड आए हैं, पावर से रिलेटेड या कंपोजिशन से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ अलग से मेंशन नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने जो पीटी 365 है उसमें बेसिकली वो लोग वही चीज़ें देते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट। ठीक है, और जो नहीं दिया गया वो मैंने ऐड कर दिया है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। सीबीआई से पढ़ लेते हैं। अब देखिए तमिलनाडु विड्रॉ कर दिया जनरल कंसेंट अकॉर्डिंग टू द सीबीआई टू प्रूव केसेस इन द स्टेट। इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक कंसेंट सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट इन स्पेसिफिक कंसेंट में क्या होता है, सीबीआई को अप्लाई करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट
से एनी इन एवरी केस इफ स्पेसिफिक कंसेंट ग्रांट नहीं होती है तब सीबीआई ऑफिसर के पास पावर नहीं होती है जो कि वो will not have the power of police personnel when they enter that state. Withdrawal is not applicable to cases in which the investigation is already in progress. अब देखिए एग्जाम में ना सीबीआई ऐसे सीबीआई से भी क्वेश्चन आ चुके हैं तो जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है मटेरियल वहाँ पे मैंने कुछ ऐड नहीं किया है सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि कब उस्टैब्लिश किया गया था 1963 में किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस गवर्न करा जाता है किसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 इम्पोर्टेंट है और रिकमेंडेड किसी ने किया था संथानम कमेटी ने किया था ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कंपोजिशन क्या है हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई अपॉइंट कौन करता है 3 मेंबर कमेटी करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत आता है कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं तो पीएम लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी लोकसभा एंड सीजीआई टेन्योर क्या है सेम एज ईडी 2 साल का है बट कैन बी गिवन 3 एनुअल एक्सटेंशन फंक्शंस तो वही करप्शन कॉम्बैट करना फाइट साइबर एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम प्रोवाइड असिस्टेंट टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल and it is the nodal police agency in India which coordinate investigation on behalf of Interpol member countries. इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको इकोनॉमिक ऑफेंस की बात करें तो क्राइम्स ऑफ फाइनेंशियल मैलफिसेंस बैंक फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी ऑपरेशन एक्सेट्रा हाउएवर सीबीआई जो है ट्रांसफर कर देती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस किसको ईडी को सीबीआई कैन सुमोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ओनली इन द यूनियन टेरिटरीज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ले सकती है सुमोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन यूनियन टेरिटरीज में द सेंटर होल्ड द पावर टू ऑथराइज द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन द स्टेट ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ क्या कंसर्न जो है कंसर्न स्टेट की लेना बहुत ज़रूरी है हाउएवर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसर्न किसके पास अब इसमें एग्जाम में पूछ सकता है ना आपको कि पार्लियामेंट पे है ये पावर नहीं पार्लियामेंट में नहीं है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जुडिशरी को पावर दी गई है कि वो ऑर्डर दे सीबीआई को कि इन्वेस्टिगेट करे अ क्राइम जो कोई भी क्राइम घटा हो कंट्री में विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट जनरल कंसेंट की बात करें तो it is required under the section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 and the consent of the state government to CBI can be either general or case specific. Recently multiple state have withdrawn general consent जैसे कि वेस्ट बंगाल ने मिजोरम ने पंजाब ने विड्रॉ कर लिए एक्सेप्शंस क्या है जनरल कंसेंट के तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर and consent does not apply in the cases where someone has been caught red-handed taking a bribe. नेक्स्ट है एनसीसी के बारे में नेशनल कैडेट कॉर्प अभी एनसीसी ने जो है 75th एनिवर्सरी बनाई 2023 में तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 पंडित एच एन कुंजरू कमिटी ने रिकमेंड किया कैडेट ऑर्गेनाइजेशन को टू बी स्टैब्लिश इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट नेशनल लेवल एम क्या था टू क्रिएट करना ऑर्गेनाइज ट्रेंड एंड मोटिवेट यूथ टू प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ लाइफ एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आर्मी नेवी एंड एयरविंग तीनों इंक्लूड है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यू दिल्ली में नेचर क्या है वॉलंटरी है मतलब स्टूडेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि उसे मिलिट्री सर्विस में एक्टिव होना ही है और ये ऑफर करता है 3 टाइप ऑफ सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द
ड्यूरेशन। बात कर लेते हैं एनसीसी वर्सेस नेशनल सर्विस स्कीम। तो दोनों वॉलेंट्री हैं लेकिन कुछ डिफरेंस है इनमें। देखिए, मिनिस्ट्रीज, एनसीसी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एनएसएस में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एनसीसी इज established in 1948 while NSS is established in 1969। एनसीसी का एम है टू फॉस्टर डिसिप्लिन, सेल्फलेस यूथ, लीडरशिप फॉर नेशनल सर्विस एंड मिलिट्री कैरियर, जबकि एनएसएस बोलता है डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर्सनैलिटी थ्रू कम्युनिटी सर्विस। एनसीसी established फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑफ 1948, जबकि एनएसएस क्या है, एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एनसीसी ने कंपलसरी यूनिफॉर्म दी है फॉर एनसीसी कैडेट एंड एनएसएस ने कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं किया। एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं जूनियर डिवीजन और उनके बच्चे जैसे स्टूडेंट फ्रॉम क्लास ऑफ 13 ईयर्स और मोर ऑफ एज, और सीनियर डिवीजन के बच्चे जो कि स्टूडेंट है फ्रॉम कॉलेजेस एंड 11 एंड 12 क्लासेस, जबकि एनएसएस को 11 एंड 12 क्लास के स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ इंडिया कोई भी ज्वाइन कर सकता है। कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो देखिए, आजकल ना सीसीआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट ये लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इससे यूपीएससी से क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम पढ़ लेंगे इम्पोर्टेंट अभी न्यूज़ में क्यों है कि रवनीत कुमार जो है वो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है सीसीआई की। जेनेसिस क्या है, इट वाज एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2003 अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, हम ये ध्यान रखेंगे। कंपोजिशन क्या है, चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर, जिन्हें अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फंक्शन है एलिमिनेट करना प्रैक्टिसेस को हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, promote and sustain competition, protect interest of consumers and ensure freedom of trade in market of India। Next is Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANHRI। It was established in 1993 as a international coordinating committee। जनरल असेंबली जो है वो क्या है, सुप्रीम डेलिबरेटिव बॉडी है इसकी। ब्यूरो इज द GNHRI आई एग्जीक्यूटिव कमिटी, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, स्विट्जरलैंड। अच्छा, मेंबर्स देख लीजिए, 16 मेंबर्स है, 4 फ्रॉम ईच ऑफ GANHRI रीजनल नेटवर्क ऑफ अफ्रीका, अमेरिका, एशिया पैसिफिक एंड यूरोप। साउथ एशिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि क्या है, इट डिसाइड ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट इन सेंट्रल सेक्रेटरीट, पब्लिक एंटरप्राइज, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इसे चेयर कौन करता है, अब पूछ सकता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट को चेयर कौन करता है, तो पीएम करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कौन इसके मेंबर होते हैं। रिसेंटली पीआईबी ने अपनी 100th एनिवर्सरी मनाई है, तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेंगे। ये क्या है, एक तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ ही जाता है कि ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसको तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। और इसे सेटअप किया गया था एज अ टेम्परेरी सेल इन 1919, पर 1923 को इसको परमानेंट बना दिया गया था एज अ ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। और जो पीआईबी जो प्रेजेंट नेम है 1946 में दिया गया था। कंपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, हु इज असिस्टेड बाय डायरेक्टर जनरल एंड एट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। NCGG National Center for Good Governance has completed training of 24th batch of Maldivian civil servant। NCGG है सेटअप कब किया गया था, 2014 में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। गवर्निंग बॉडी कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इम्प्रूव करना गवर्नेंस, पॉलिसी रिफॉर्म्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट एंड टेक्नोक्रेट ऑफ इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्री।
नेक्स्ट पढ़ लेते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में। तो एनआईए को फॉर्म कब किया गया था? अंडर एनआईए एक्ट 2008, 2611 जो एक्ट है हुआ था उसके बाद। एंड इट इज अ फेडरल काउंटर टेरर एजेंसी that can take suo moto cognizance of the terrorist activity in any part of India। अमेंडमेंट हुआ है एक्ट में 2019 में, जिसने एम्पावर कर दिया है एनआईए को टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉ ऑफ अदर कंट्री। नेक्स्ट इज कैबिनेट सेक्रेटरी को फिर से एक्सटेंशन मिल गया है अनदर ईयर का। तो इन्हें अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड किए जाते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ऑन सीनियरिटी कम मेरिट बेस। इसके अभी हमने पढ़ा कौन थे, चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और कैबिनेट सेक्रेटरी इज responsible फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। ऑल्सो कैबिनेट सेक्रेटरी जो थे वो हेड होते हैं किसके? सिविल सर्विसेज बोर्ड के। नेक्स्ट आ जाता है इस पीटी 365 का लास्ट टॉपिक करेंगे हम, ठीक है। खत्म होने वाला है हमारा पीटी 365। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो ये वीडियो। कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सब टॉपिक है इसमें मिशन कर्म योगी। गुड गवर्नेंस डे पे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन ने लॉन्च किया एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मिशन कर्मयोगी। गुड गवर्नेंस डे की बात करें तो 2014 में मनाया जाता है ये। 2014 से मनाया जाता है। और किसका बर्थ होता है? इन ऑनर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। मिशन कर्मयोगी की बात करें तो मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्ड aimed at building a future ready civil services and with right attitude innovative professional skill। मतलब क्या? जो हमारे सिविल सर्विसेज फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज है उनमें एक राइट एटीट्यूड और नॉलेज को अलाइन करना, जिससे कि क्या हो? विजन ऑफ न्यू इंडिया एम्पावर हो। इसमें ये देखिए, जैसे ये वैसे तो ये मेंस के पॉइंट हैं आपके, ठीक है, माई आई गॉट और इस तरीके से। बट ये वाला स्कीम देख लीजिए आप, ये जो वर्ड है विकास वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट। इसमें न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट इन सेंट्रल सेक्रेटरिएट। 6 पिलर है मिशन कर्मयोगी के। एक तो पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क और डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन फ्रेमवर्क। जो भी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। कर्मयोगी प्रारंभ क्या है? एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। It includes set of 8 courses curated to help all Rojgal Mela appointed and it fall under the ambit of Mission Karmyogi। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो वैकेंसीज जो है सीआईसी और एसआईसी में उन्हें जल्द से जल्द फिल करें। अब हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? एक है फंडामेंटल राइट और इसे पार्लियामेंट ने पास किया था 12 मई 2005 में और प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था 15 जून 2005, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कब आरटीआई कब हुआ था? 2005 में आया था, ऐसे पूछ लिया जाता है। RTI means that any citizen can request an information which is supposed to be public knowledge from offices and department of state or central government। नोडल एजेंसी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। देखिए जो टाइम लिमिट है फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू रिप्लाई एन एप्लीकेशन 30 डेज दी गई है। अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें कंसर्न हो रही है पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी, तो कितना टाइम लिमिट दिया गया है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रिप्लाई करने का एप्लीकेशन को?
2 डेज़ का टाइम दिया गया है, ठीक है? स्वीडन फर्स्ट कंट्री थी जिसने पास किया था आरटीआई एक्ट। की प्रोविज़न क्या है आरटीआई एक्ट 2005 के? जो सेक्शन 2 है एच है इसका, वो कहता है पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है? एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर by notification issued or order made by the appropriate government and include any body owned, controlled or substantially financed non-NGO substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government. और ऑल्सो इट फिक्सेस अ टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बाय पीआईओज। देखिए हमने बताया आपको कितनी क्या टाइम लिमिट की है फिक्स। एंड सेक्शन 8 एग्जाम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पशन मतलब ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, एक तो वो जो नॉट एप्लीकेबल टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर इंफॉर्मेशन pertaining to the allegation of corruption and human right violation shall not be excluded. सेक्शन 8 में एग्जाम्पशंस क्या हैं? देखिए एक तो वही सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, साइंटिफिक और रिलेशन विद फॉरेन स्टेट जहाँ आ जाता है, और जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दिस वुड दैट वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट अवेलेबल टू पर्सन इन हिज fiduciary relationship और इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस ट्रेड सीक्रेट और आईपी, the disclosure of which would endanger life, public safety of any person, which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offender, cabinet paper which come under the specified exemption। देखिए इसको ना 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। जब आप पढ़ लेंगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको कि क्या क्या एग्जाम्प्ट हो सकता है। सीआईसी के बारे में पढ़ें तो एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। एक तो क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम याद रखेंगे कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 2005 अंडर आरटीआई एक्ट 2005। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, जिसमें अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेंगे लेकिन कमिटी के जो चेयरपर्सन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें नॉमिनेट कौन कर देंगे? प्राइम मिनिस्टर करेंगे। टेन्योर होता है इसका 3 साल का और 65 ईयर, या तो 3 साल का टेन्योर होगा और एज कितनी होनी चाहिए? 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंपोजिशन क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। फंक्शंस होते हैं, पावर होती है इनकी सिविल कोर्ट की इन रिस्पेक्ट ऑफ समोनिंग एंड रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट, रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर आरटीआई एक्ट। और इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कमीशन जो है ना वो इम्पोज कर सकता है पेनल्टी कितने तक की? सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये तक की पेनल्टी कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट हमारा आधार, जो कि यूपीएससी का एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ ना कुछ देखिए जब से आधार आया है कुछ ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। न्यूज़ में क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्रपोज किए रूल्स टू इनेबल आधार ऑथेंटिकेशन बाय एंटिटीज अदर देन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन। आधार है क्या? इट इज़ अ 12 digit unique number and no resident can have a duplicate number since it is linked to their individual biometric. Does not capture detail like caste, religion, इनकम, हेल्थ, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, क्योंकि ये एक देखिए यूनिक है, रैंडम नंबर है। इसके लिए भी स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर है। रेसिडेंट का डाटा जो है वो स्टोर होता है सेंट्रली। टारगेटेड डिलीवरी है क्योंकि आधार मैंडेटरी है फॉर रिसीविंग सब्सिडी और बेनिफिट अंडर सेक्शन 7। अब जहाँ मैंडेटरी का आ गया वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। आधार इज मैंडेटरी फॉर रिसीविंग सब्सिडी और बेनिफिट अंडर सेक्शन 7 एंड फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अगर सब्सिडी करनी है रिसीव तब, एंड फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न तब, तो आधार जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए आधार जो है ना वो
प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। हाँ, इट सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे इस वाली लाइन को। और बात करें तो यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए। एक क्वेश्चन आया था कि आधार प्रोवाइड करता है ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि क्या इम्प्लाई करता है, इट इम्प्लाई क्या करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इम्प्लाई कि इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। फिर क्वेश्चन आया था एक बार कि वंस इशूड टू पर्सन इट कैन बी ओमिटेड परमानेंटली और टेम्परली डिलीटेड बाय द UUIDAI, जो कि क्या है, इशूइंग अथॉरिटी है आधार की। एंड ऑल्सो इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। ठीक है, ऑल्दो इट्स अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम पे जो क्वेश्चन आया था, सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था, आधार मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर मोर देन 3 मंथ। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसे 3 मंथ नहीं, 6 मंथ से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन टू शेयर डाटा, एंड आधार मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिटेड फंडेड आउट ऑफ consolidated fund of India, and also it is not necessary for the insurance, जैसे कि नहीं है किसका, प्रूफ सिटीजनशिप का। तो आधार में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था। हाँ, ये वाला केस हम याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आधार एक्ट, जस्टिस KS पुत्तस्वामी केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब, 2018 में दिया गया था। इसमें बोला गया था, टॉप कोर्ट अफर्म दैट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आधार एक्ट। UIDAI की बात करें तो इट इज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है, इशू कर रहा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आधार एनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ आधार लाइफ साइकिल, डेवलपिंग द पॉलिसी प्रोसीजर एंड सिस्टम फॉर इशूइंग आधार नंबर टू इंडिविजुअल। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अमेंड किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल, IT रूल 2021। इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट वन देखेंगे हम। एक तो क्लियर डेफिनेशन दे दी गई है ऑनलाइन गेम्स की। ऑनलाइन गेम्स मीन्स अ गेम दैट इज ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट एंड इज accessible by a user through a computer resource or an intermediary. Online gaming intermediary OGI means any intermediary that enables the users of its computer resources to access one or more online game. And prohibitions क्या हैं? Online games that involve any kind of gambling, including ads, will be prohibited. नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। रिसेंटली क्या हुआ, एक फाइंडिंग हुई कि जो पेंडेंसी है कंज्यूमर कमीशन में, उसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला। तो पढ़ लेते हैं कि एक तो आप पहले ही देख लीजिए कि राइट ऑफ कंज्यूमर क्या है एज गिवन बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो है राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू हर्ट, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर कौन है, देखिए अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एक कंज्यूमर वो पर्सन है जो कि buys any good or avails service for consideration which has been paid or promised or party paid, partly promised or under any scheme of deferred payment। और ये किस पे अप्लाई होता है, बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हाउएवर, कोई भी पर्सन जो कि ऑब्टेन कर रहा है गुड और अवेल सर्विस फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, उसे कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली CPA 2019 ने प्रोवाइड किया है, एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। एंड ऑल्सो CPA 2019 emphasized that 3 tier
क्वासी जुडिशियल मशीनरी होनी चाहिए नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट भी स्टैंड किया गया। इट स्टैंड फॉर कंप्यूटराइजेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑफ कंज्यूमर फोरा इन कंट्री, एंड it is aimed to improve operational efficiency, coordination, and accessibility and speed in judicial administration and to set information ICT infrastructure and बेसिकली क्या है कॉन्फिडेंट प्रोजेक्ट में क्या बोला है इन्होंने कि जो रिड्रेसल कमीशन है ना तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा इम्प्रूव करना जिससे कि जल्द से जल्द रिड्रेसल हो जाए। ई दाखिल प्रोजेक्ट क्या है? ई ई दाखिल पोर्टल, ई दाखिल पोर्टल प्रोवाइड अ हैसल फ्री, स्पीडी एंड inexpensive facility to consumer around the country to conveniently approach the relevant consumer forum, dispensing the need to travel and be physically present. Recently, new guidelines रिलीज की गई फॉर द सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। आजकल बहुत ज़्यादा देखिए इन्फ्लुएंसर का बढ़ रहा है, इसलिए ऐसी गाइडलाइंस करी जा रही है। सबसे पहले तो इनको मॉनिटर कौन करेगा? गाइडलाइंस को डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री मॉनिटर करेगी, ठीक है। गाइडलाइंस क्या है तीनों के लिए? डिस्क्लोजर दिया गया है एक ऑल मटेरियल कनेक्शन जैसे कि मॉनिटरी और अदर कंपनसेशन फ्री प्रोडक्ट बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड इन्फ्लुएंसर। It must be upfront and prominent so that it is not missed by average consumer. Term including advertisement, sponsored collab, and paid promotion can be used, which must be indicated as a hashtag or headline text. हेल्थ इन्फ्लुएंसर की बात ही बोली गई है कि डिस्क्लोज करेगा वो सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर डिस्क्लोज करेंगे अपने सर्टिफिकेट। डिस्क्लेमर भी देगा, ठीक है। एंडोर्सर्स मस्ट ensure that the audience understand that their endorsement should not be seen as a substitute for professional medical advice. इन्फ्लुएंसर को बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन कैन ऑफर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस विद सब्जेक्ट लाइक बैंकिंग, फाइनेंसिंग सर्विसेज एंड इंश्योरेंस ओनली आफ्टर रजिस्टरिंग विद सेबी। तभी दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस अगर वो रजिस्टर्ड हो किससे? सेबी से। Other financial influencers must also possess appropriate credentials such as licenses from the ADI. अब देखिए ये वाला जो एक्ट है ना ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यूपीएससी ने ऑलरेडी 4 से 5 बार इसमें क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डॉलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ इसी वाले मटेरियल के ऊपर नहीं रहेंगे, इसमें जो दिया गया है गूगल करिए, ठीक है, और उसमें दिया होगा चीज़ें, कोई भी एक या दो साइड से देख लीजिए और ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? इट वॉज रिपोर्टेड दैट द स्टेट हैव रिजेक्टेड नियरली 40% ऑफ द लैंड क्लेम्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। अबाउट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में पढ़े थे। इसने रिकॉग्नाइज किया राइट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट टू dwellers to forest produce. टाइप ऑफ राइट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट कौन से? एक तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट है जैसे कि राइट टू होल्ड एंड लाइव इन द फॉरेस्ट लैंड अंडर द इंडिविजुअल और कॉमन ऑक्यूपेशन फॉर हैबिटेशन और सेल्फ कल्टिवेशन। और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है जैसे कि सीक्स टू रिस्टोर ऑल कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट है जैसे कि राइट ऑफ ओनरशिप, access to collect, use, and dispose minor forest produce which has been traditionally collected within or outside village boundary. अब नोडल एजेंसी कौन है फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन? इम्पोर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट होती है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होती है नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। एंड ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका एज इट इज एग्जाम में उठा के पूछ लिया गया था 2013 में यूपीएससी पीवाईक्यू में कि हु इज द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर
एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ। तो कौन होगी अथॉरिटी? ग्राम सभा। ठीक है। लैंड टाइटल्स की बात करें तो द एक्ट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली or community on the land, however claims should not exceed more than 4 हेक्टेयर। और जो लैंड टाइटल होंगे इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट में वो लीगल टाइटल होंगे एंड लैंड राइट कन्फर्ड बाय द एक्ट फॉर हेरिटेबल हेरिटेबल होंगे बट नॉट ट्रांसफरेबल और एलिनेबल। प्रोटेक्टेड एरियाज फॉरेस्ट राइट एक्ट इज एप्लीकेबल इन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व। आर्टिकल्स की बात कर ले लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की, तो सेक्शन 131 ऑफ एफआरए क्या बोलता है? ये रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्रिब्यूनल ट्राइबल कम्युनिटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। आर्टिकल 244 किससे रिलेटेड है? हमारा शेड्यूल एरिया से। अब ये पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो आ चुके हैं। देखिए, जो ट्रांसिट पासेस होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन इशू करता है इन्हें? ग्राम सभा करता है। ठीक है। 4 टाइप के राइट रिकॉग्नाइज किए गए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। एक तो है टाइटल राइट, इट गिव्स एफडीएसटी एंड ओटीएफडी द राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड फ्रेम्ड बाय ट्राइबल और फॉरेस्ट ट्वेलर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर ओनरशिप। ठीक है, 4 हेक्टेयर ओनरशिप। Title right and ownership is only for the land that is being cultivated by the concerned family and no new land will be granted. And use right is the right of the dweller extend to extracting minor forest produce and grazing area etc. Relief and development right and forest management right. Owners of the implementation of the act lies with the state and UT government हमने पढ़ा। अच्छा, it recognize those who have occupying land before 25 अक्टूबर 1980। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो बैम्बू है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है एज पर 2006 एक्ट, तो सही था ये। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, जैसे कि केरल जो है ना फर्स्ट फुल ई गवर्नड स्टेट बन गया है इंडिया में, तो ये इम्पोर्टेंट है। ई सेवानम एक सिंगल पोर्टल है 900 पब्लिक सर्विसेज का टू तालुक लेवल ऑफिस रिलेटेड टू द केरल गवर्नमेंट। रीजन में पूछ सकता है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ने लिया है विच हैज मेड इंटरनेट एक्सेस अ सिटीजन राइट, तो केरल ने लिया है। नेक्स्ट इज एमसीए एंड demarcation of roles of MCA and MIT. India's digital market is expected to touch 1 ट्रिलियन by 2025-26। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो एक नोडल मिनिस्ट्री रहेगी टू लुक इनटू ऑल द कंपटीशन इशूज इन द डिजिटल मार्केट। बस इतना ही पढ़ना है हमें एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट इज पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। रिसेंटली इसे रिलीज किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा और ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट यूज किया कैरिड किया गया इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र और 9 थीम्स पे था ये रिलेटेड टू जैसे क्लीनलीनेस वाटर मैनेजमेंट इस तरीके से 9 थीम्स थी और इसने रैंक किया पंचायत को ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स एंड कैटेगराइज देम इनटू 4 ग्रेड। अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन सी जो है स्टेट की डिस्ट्रिक्ट को लेकर निकाला गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल। इसके 5 ब्रॉड पिलर्स थे: पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन एंड सेंट्रल गवर्नेंस एंड डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विस। इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट इज आर्टिकल 311 टू क्लॉज सी। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने टर्मिनेट कर दिया 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फॉर बीइंग
threat to the security of the state. Article 311 का clause 1 बोलता है, it provides that no civil servant under union or state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that which he has been appointed. जैसे कि कोई भी सिविल सर्वेंट जो कि यूनियन और स्टेट के अंडर हो, उसे डिसमिस और रिमूव नहीं किया जा सकता बाय अथॉरिटी जिसने उसे अपॉइंट किया हो। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 बोलता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट को डिसमिस और रिमूव नहीं किया जा सकता और रिड्यूस नहीं किया जा सकता रैंक में, एक्सेप्ट अगर कोई इंक्वायरी इन विच ही हैज इन्फॉर्म ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। आर्टिकल 311(2) क्लॉज सी क्या बोलता है, इन दोनों का एक्सेप्शन है। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू टर्मिनेट एम्प्लॉयज विदाउट ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी और गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन। इफ अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर, कोई भी जो केस हो, प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, सेटिस्फाई करता हो कि जो ये जो इंटरेस्ट है वो क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू होल्ड सच इंक्वायरी। तो ये था हमारा पीटी 365 विजन का, आई गेस खत्म हो गया। हाँ, आई होप आपको पसंद आया हो। हो सकेगा तो मैं इसकी एक पूरी वीडियो कंपाइल कर दूंगी सारे लेक्चर्स की, आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं हमें। देखिए, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। बट हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो बस ये एक तरीके से एक शेयरिंग है नॉलेज की। ठीक है, बस पढ़ते रहिए आप लोग। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।